नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त है देशहित का। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और देशहित में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जिससे जुड़ी तस्वीरें आपने अभी देखी। रूस पर सबसे बड़ा हमला हो गया के लिए ड्रोन से ये हमला। अब रूस लेगा सबसे बड़ा बदला, दुश्मन को मिट्टी में मिलाएंगे पुतिन। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ये बड़ी खबर रूस से है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश नाकाम हुई है। रूसी राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है। मॉस्को के क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति का ये आवास है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए। किस तरह से आप देखिए, क्रेमलिन के ऊपर एक ड्रोन आता है, अचानक ये धमाका होता है, धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। इस तस्वीर में ड्रोन से हमले की ये कोशिश हुई है, जिसे नाकाम कर दिया गया वक्त रहते। लेकिन जिस वक्त ये हमला हुआ, महाराष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सरकारी आवास पर नहीं थे। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। 2 ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। ड्रोन अटैक में रूसी राष्ट्रपति पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। रूस ने इस ड्रोन अटैक के लिए सीधे सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। तो क्या वाकई यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हमला किया है? क्या वाकई यूक्रेन ने ड्रोन भेजा, व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की? ये बड़े सवाल खड़े हो गए हैं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। रूस ये आरोप लगा रहा है कि ये ड्रोन वाली साजिश यूक्रेन की तरफ से की गई है। लेकिन जो राहत की खबर है वो ये कि व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी तरह की मटेरियल डैमेज की खबर अब तक नहीं आई है। वक्त रहते इस ड्रोन को नाकाम कर दिया गया। ये तस्वीर को आप एक बार फिर से जरा ध्यान से ये तस्वीर देखिए। क्रेमलिन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे सुरक्षित जगह अगर हम कहें कि दुनिया में होगी या सुरक्षित जगहों में से एक होगी तो गलत नहीं होगा। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी एडवांस होता है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर निगरानी रखी जाती है। अचानक से यहाँ पर देखिए, क्रेमलिन पर ऊपर ये जो गुंबद वाला आपको हिस्सा नजर आ रहा है, यहाँ पर एक ड्रोन आता है। अब ये ड्रोन कहाँ से आया, किस मकसद से आया, ये कई सवाल इस वीडियो के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं। ड्रोन से हमला क्रेमलिन पर हुआ है और इस ड्रोन को नाकाम कर दिया गया। ये राहत की बात है। किसी तरह के नुकसान की अभी तक खबर सामने नहीं आई है। व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन रशिया की तरफ से यूक्रेन को दोषी माना जा रहा है, दोषी ठहराया जा रहा है। उनका कहना है कि ये जो साजिश है ये यूक्रेन की तरफ से की गई है। ये जो ड्रोन अटैक हुआ है क्रेमलिन पर, ये यूक्रेन की हिमाकत है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये रूस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश नाकाम हुई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। रूसी राष्ट्रपति के सरकारी आवास क्रेमलिन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जी न्यूज़ पर। राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है। मॉस्को के क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह आवास है, वहीं पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देशहित में देख रहे हैं। रूस ये दावा कर रहा है, ये तस्वीरें देखिए, ये क्रेमलिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या ये पुतिन की हत्या की कोशिश थी? क्या ये ड्रोन इसी इरादे से क्रेमलिन के पास भेजा गया? क्योंकि रूस ये दावा कर रहा है यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन की हत्या का प्रयास किया है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे एक और सहयोगी बृजमोहन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले बृजमोहन मिश्रा, आपके पास आते हुए, ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर से जुड़ी अब तक जो भी जानकारी सामने आई है दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि क्रेमलिन ने एक स्टेटमेंट जारी करके इस घटना की जानकारी दी कि रात को यह हमला हुआ, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन के हमले को नाकाम कर लिया। क्रेमलिन का हमला जब हुआ उस वक्त पुतिन वहां पर नहीं थे। क्रेमलिन के ही एक हिस्से में पुतिन रहते हैं और पुतिन उस वक्त नहीं थे, इसलिए पुतिन पूरी तौर पर सुरक्षित है।
9 तारीख को विक्ट्री डे होता है रूस का। सोवियत संघ के जमाने से चला आ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत के बाद विक्ट्री डे मनाया जाता है। इसे आप रूस का सबसे बड़ा त्योहार कह सकती हैं। दरअसल ये पूरा हफ्ता रूस में छुट्टी की तरह मनाया जाता है। बहुत बड़ी एक परेड निकलती है जिसमें जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे इस वक्त पुतिन है, वो एक संदेश देते हैं और वो संदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 2 साल पहले इसी दिन उन्होंने यूक्रेन के अंदर बढ़ते हुए फासिज्म का जिक्र किया था। पिछले साल यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत के बाद भी उन्होंने यही क्रेमलिन से संबोधित किया था, जो संदेश पूरी दुनिया सुनती है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध फासीवाद के खिलाफ है। यानी एक क्रेमलिन का पर हमले का अर्थ है रूस के दिल पर हमला। ठीक उसी तरह से जैसे भारत में अगर लाल किले पर जो हमला हुआ था, लाल किला चाहे भले सांकेतिक हो, लेकिन उसका अर्थ भारत पर हमला होता है, भारत के हृदय पर हमला होता है। क्रेमलिन पर जो ये अटैक हुआ है, जिसके बारे में अभी फिलहाल क्रेमलिन का जो स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने कीव को ही जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन की तरफ से अभी तो कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, फरवरी से अभी ये 1.5 साल होने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध खत्म होने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। लगातार युद्ध खिंच रहा है। अमेरिका और नेटो कंट्रीज पहले सपोर्ट दे रही थी, फिर पैसा देना शुरू किया और अब सीधे सीधे हथियार दे रही हैं। अब सीधे सीधे हथियार दे रहे हैं नेटो कंट्रीज और अमेरिका। और जाहिर सी बात है कि अब गर्मियां आ रही हैं और रूस, आशंका ये थी कि रूस अपने हमले तेज करेगा, समर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन के इलाकों में सर्दियों में जमीन पर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां नहीं की जा सकती, बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ी जा सकती। तो अब संभावना इस चीज की थी कि रूस अपने समर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा। और अब विक्ट्री डे से ठीक पहले क्रेमलिन पर एक अटैक होना, ड्रोन का अटैक होना, जिसके बारे में रूस का, क्रेमलिन का ये स्टेटमेंट है कि वो उसके पीछे कीव का हाथ है, बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना का असर बहुत ज्यादा गहरा होगा, पूरी दुनिया पर होगा, केवल रूस और यूक्रेन पर ही नहीं होगा। ये उसी तरह से है जैसे राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार अलेक्जेंडर दुगिन की लड़की की, दारिया दुगिन का मर्डर हुआ था अगस्त के अंदर, और उसमें यूक्रेनी लोगों का हाथ बताया था क्रेमलिन ने। तो इस घटना के असर बहुत ज्यादा होंगे। जी, तो कृष्ण मोहन मिश्रा जी मीडिया संवाददाता जानकारी आपको दे रहे हैं और इस हमले के बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं। पर मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी जुड़ गए हैं हमारे साथ और डिफेंस एक्सपर्ट रुबिंदर सचदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुबिंदर जी, आपका जी न्यूज पर स्वागत है। ये जो खबर आई है और ये जो तस्वीर हम अभी देख रहे हैं, किस तरह से आप दर्शकों को यह तस्वीर समझाएंगे? कितनी बड़ी घटना है, क्योंकि दुनिया में सबसे कह सकते हैं कि जो सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है क्रेमलिन को, यहाँ पर ड्रोन अटैक होना, थैंक यू। जी हाँ, या आमीन, बहुत बड़ा स्टेप है, इंसिडेंट है, जो भी कहिए। देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक, रशिया के बॉर्डर छोड़िए, मॉस्को शहर जो है उसके आसपास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं, राइट, एंटी मिसाइल सिस्टम्स। ड्रोन्स उनमें से पार करके आ गया जिसने भी भेजा। बट ये एक चीज और दर्शाता है कि जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, जो बड़े बड़े मिसाइल्स और हाई ऊंचाई में उड़ने वाले मिसाइल्स को टैकल करने के लिए, वो ड्रोन्स को टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि ड्रोन एक अलग हाइट पे उड़ रहे होते हैं। तो रशिया की जितनी भी मॉस्को की डिफेंसेस थी या क्रेमलिन की थी, वो फेल हो गई हैं। 1 सेकेंडली, ये फेल ऑल्सो हुई है कि यूक्रेन के बॉर्डर से मॉस्को का निकटतम एक पॉइंट है जहां से 500-600 किलोमीटर है। तो अगर यूक्रेन ने अपनी धरती से ड्रोन उड़ाया करीब 600-700 किलोमीटर दूर से और वो मॉस्को पहुंच गया क्रेमलिन तक, तो ऑब्वियसली रशिया की एयर डिफेंसेस पूरे इस 600-700 किलोमीटर में अनेबल रही इसको पकड़ने में। और अगर यूक्रेन ने उड़ाया इसको, तो जो टारगेटिंग करी गई है वो डेफिनेटली वेस्टर्न इंटेलिजेंस की मदद से करी गई होगी। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि ये ड्रोन किसी ने रशिया के अंदर ही, जैसे अभी बता रहे थे कि दुगिन की बेटी को मार दिया, तो रशिया के अंदर ही कुछ यूक्रेन के इंटेलिजेंस आकर के उन्होंने मॉस्को से 100-150 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर से ये ड्रोन उड़ाया और ये ड्रोन यहां पहुंच गया। तो दोनों केसेस में या यूक्रेन की धरती से उड़ा या रशिया के अंदर से उड़ा, अव्वल तो ये दर्शाता है कि रशिया की एयर डिफेंस की वीकनेस, परंतु हो सकता है ये वीकनेस दुनिया भर की सारी डिफेंसेस की हो। भारत में भी अगर हम समझें तो हमारा राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन ही तो हुआ क्रेमलिन रशिया का। रविंदर जी, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं और इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे कि ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। हाउ बिग ऑफ अ कंसर्न दिस इज नॉट ओनली फॉर रशिया, लेकिन पूरी दुनिया के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात हो सकती है। रविंदर जी बने रहिए आप हमारे साथ। विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए। विशाल,
आप बताइए इस खबर से जुड़ी क्या कुछ जानकारी अब तक आई है, पुख्ता जानकारी क्या आई है? देखिए मल्लिका, क्रेमलिन की तरफ से साफ तौर पे यह बयान दिया गया है कि यूक्रेन के द्वारा ये दोनों ड्रोन हमले करने का प्रयास किया गया, जो उनके द्वारा विफल किया गया है। व्लादिमीर पुतिन की हत्या का प्रयास यूक्रेन के द्वारा किया गया, यह आरोप रूस लगा रहा है। लेकिन अभी तक हमने जो सब पता करने का प्रयास किया, यूक्रेन की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यूक्रेन ने कोई पक्ष नहीं रखा है, ये रूस के आरोप है। लेकिन यहाँ पर जो हम तमाम वीडियोज़ देख रहे हैं, उन वीडियोज़ को देखकर ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो ये दोनों ड्रोन थे कितने नजदीक पहुंच चुके थे। जहां पर झंडा लगा हुआ है क्रेमलिन के ऊपर, वहां तक ये ड्रोन पहुंच गया था। तो ये कहीं ना कहीं, जैसा रविंद्र सचदेव बता रहे थे, ये रूस की जो सिक्योरिटी है उसमें भी ये बड़ा लैप्स माना जा सकता है। लेकिन सवाल यही, क्या ये यूक्रेन के द्वारा ही भेजा गया है, या फिर जिस बात की आशंका रविंद्र सचदेव यहाँ पर जता रहे हैं कि रूस की धरती से कुछ यूक्रेन के या किसी और जो लोग हों उनके द्वारा इस ड्रोन को उड़ाकर यहाँ तक भेजा गया हो। लेकिन सवाल यही है कि क्रेमलिन जैसे जो बेहद सुरक्षित जगह माने जाते हैं, जो नो फ्लाइंग जोन एक तरह से रहता है, वहां पर ये ड्रोन का पहुंच जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है, उस वक्त जब यह हमला हुआ क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन मौजूद नहीं थे। व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन अब आगे रूस क्या करेगा, रूस इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को जो लोग बहुत जानते हैं, उनके काम करने के अंदाज को जो लोग समझते हैं, जाहिर तौर पर यह आशंका है कि व्लादिमीर पुतिन इस पर बदले की कार्रवाई करते सवाल है कि क्या प्रतिक्रिया रूस की तरफ से आती है, क्या रूस अब कोई पलटवार करता है? कृष्ण मोहन मिश्रा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस हमले में यूक्रेन के हाथ की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि क्या अब तक हो सकी है? देखिए, स्वतंत्र रूप से पुष्टि तो ऐसी चीजों की आमतौर पर तब तक नहीं होती जब तक जिसने किया है वो खुद स्टेटमेंट देकर इसकी जानकारी न दे। कीव अब क्या जवाब देगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्रेमलिन ने भी ये स्टेटमेंट दिया, अगर रात को ये हमला हुआ था तो अभी भारत के हिसाब से शाम के 6:15 बज चुके हैं, अब से लगभग पौन घंटे पहले ये स्टेटमेंट आया है। यानी रूस में भी काफी वक्त के बाद स्टेटमेंट दिया। कीव कब स्टेटमेंट देगा, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। और कीव क्या कहेगा? क्या यूक्रेन ये कहेगा कि उसने रूस की सारी सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर क्रेमलिन पर हमला करने में कामयाबी हासिल की? ऐसा करने पर उसको पुतिन का बहुत जबरदस्त एक प्रतिघात देखने को उसको मिलेगा। क्या यूक्रेन इस घटना से अपना हाथ होने का से इनकार करेगा? और अगर इनकार करेगा तो क्रेमलिन उस इनकार को कैसे लेगा? ये 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आने वाले कुछ घंटों में तय होंगी। यूक्रेन से उड़कर किसी ड्रोन का मॉस्को तक पहुंच जाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि रूस पिछले कम से कम 60-70 साल से एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस के मामले में बहुत आगे है। कोल्ड वॉर के जमाने में वो अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल से लेके सारी चीजों की उसने तैयारी कर रखी है। अभी भी वो तैयारियां हैं, और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स भी हैं जो ड्रोन को जैम करते हैं, ड्रोन हंटर्स होते हैं, और यूक्रेन से उड़कर यहां तक आना बहुत मुश्किल है। तो क्या, लेकिन सबसे आसान होता है कि उसी इलाके में, मॉस्को के किसी इलाके में, आसपास के किसी इलाके में, किसी फार्म हाउस में, जिसको वहां डाचा कहते हैं, किसी डाचा के गैराज में एक ड्रोन बनाया गया और रात के अंधेरे में उसको धीरे से निकाल दिया गया कि वो जाकर वहां पर हमला करे। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। कृष्ण मोहन मिश्रा, इस पर रविंदर जी से उनकी राय भी ले लेते हैं। रविंदर जी, जैसा कि आपने सुना, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि ये लगभग नामुमकिन है। अगर आप कहें कि यूक्रेन से एक ड्रोन उड़कर के क्रेमलिन तक पहुंच गया, ये बात मानी नहीं जा सकती। आप इस पर क्या हमें जानकारी दे सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि ये रूस से ही हमला हुआ हो? देखिए, वेरी मच यार, कृष्ण मोहन जी ने बोला, बिल्कुल सही बात बोली। देखिए, बट पॉइंट इसकी, रशिया की जो एयर डिफेंस है ना, और सारे देशों की एयर डिफेंस बाय द वे गियर्ड है टुवर्ड्स बड़े बड़े मिसाइल, ऊंची हाइट से आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स की, राइट। देशों के पास एंटी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजीज हैं, बढ़ रहे हैं डेफिनेटली। अमेरिका और आपका ले लीजिए, रशिया तो सबसे ज्यादा एडवांस होंगे, शायद चाइना भी। पर अभी आप अमेरिका का एग्जांपल देखिए, जो चाइनीज बलून आया था, 3 बलून आए थे, उनमें से 2 तो अमेरिका के अपने थे ऐसी, पर एक चाइनीज स्पाई बलून था, उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे क्योंकि वो हाइट अलग पे उड़ते हैं। तो बट एट द सेम टाइम मैं ये मानूंगा या समझूंगा कि यस, रशिया के पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए इसको डिटेक्ट करने की और ब्लास्ट अवे कर देने की। इतनी दूर से यूक्रेन 600-700 किलोमीटर से अगर आए तो चांस तो शायद ये ज्यादा बढ़ता है कि रशिया के अंदर ही, जैसे कह रहे थे कि आउटस्कर्ट्स में, सबर्ब में, जैसे गुड़गांव में, किसी डाचा में, किसी अपने
फार्म हाउस गार्डन में हो, मतलब किसी भी आतंकी का मतलब इसमें एंटी पुतिन या यूक्रेनियन इंटेलिजेंस, सीधी बात है, उन्होंने बनाया और 50-100 किलोमीटर तक टारगेट करते हुए उन्होंने ये ड्रोन उड़ा दिया। तो चांस तो शायद ये ज्यादा है। अब दूसरी बात याद रखिए, ड्रोन्स अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। कोई ड्रोन तो 1-1 टन बॉम्ब भी लेके जा सकते हैं, कोई ड्रोन तो केवल 50 किलो एक्सप्लोसिव ले जाते हैं, सुसाइड होते हैं जी। तो जिसने भी उड़ाया जरूरी नहीं उसका मकसद था और वो अचीव करता कि पुतिन उस कमरे में बैठा मैं मार दूंगा। नो, उन्होंने तो अगर इतना ही अचीव कर लिया कि क्रेमलिन के ऊपर पहुंच गया उनका ड्रोन, राइट, जिसको रशियन फोर्सेस को वो करना पड़ा, काउंटर करना पड़ा, नहीं तो गिर भी जाता था, क्रेमलिन के किसी बिल्डिंग के कोर्टयार्ड में गिर जाता। रुबिंदर जी, आपको रोक रही हूँ, लौटूंगी आपके पास। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, हमले का जल्द बदला लेंगे, क्रेमलिन की तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुका है। यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार हमारे सहयोगी और हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट है आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रेमलिन पर इस तरह के हमले के क्या मायने हैं। ड्रोन अटैक होना क्रेमलिन पर, हालांकि इस हमले में राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उस वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं थे जब ये ड्रोन अटैक वहां पर हुआ, ड्रोन को वहां पर गिरा दिया गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना है और रूस सीधे सीधे यूक्रेन पर आरोप मढ़ रहा है, यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है कि ये यूक्रेन की साजिश है और अब रूस की तरफ से ये साफ किया गया है कि जल्द इसका बदला लेंगे। विशाल, आपके पास आना चाहूंगी, हम इसी बारे में हम जिक्र भी कर रहे थे कि क्या रूस पलटवार करेगा, क्या प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, बदले की बात कह रहे हैं रूस। देखिए मल्लिका, बिल्कुल, क्योंकि जो लोग व्लादिमीर पुतिन को जानते हैं, जो लोग उनके आक्रामक तेवर को जानते हैं, हर कोई इस बात का अंदाज़ा लगा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर इसका बदला ज़रूर लेंगे। क्योंकि जैसा रविंदर सचदेव ने बताया कि भले ही यहाँ पर इस ड्रोन का मकसद ये न रहा हो कि व्लादिमीर पुतिन की हत्या करनी हो, लेकिन ये ड्रोन अगर यहाँ तक पहुँचा क्रेमलिन तक, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को चैलेंज कर रहा था कि रूस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भेद दिया है और क्रेमलिन के सबसे टॉप तक जहां पर झंडा लगा हुआ है रूस का, वहां तक ड्रोन का पहुंच जाना, ये रूस की जो पूरी एयर डिफेंस सिस्टम है या सुरक्षा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैप्स के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और साथ ही अब रूस की तरफ से ये बयान आना कि इसका बदला लेंगे, अब इस बदले का स्वरूप कैसा होगा, क्योंकि आप देखिए 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। पिछले साल फरवरी से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है और रूस की सेना लगातार हमला कर रही है, यूक्रेन की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। और इस सब के बीच में अब रूस इस क्रेमलिन पर जो ड्रोन हमले का प्रयास किया गया, जिसे रूस दावा कर रहा है कि विफल कर दिया गया है, रूस यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है, ऐसी स्थिति में रूस क्या कदम उठाता है, किस तरह का बदला लेता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज यह भी बताना इस वक्त जरूरी है कि अब तक यूक्रेन की तरफ से इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, यूक्रेन की तरफ से कीव से कोई बयान नहीं आया है। विशाल, लौट रही हूँ, आप बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान आया है, जल्द हम आक्रामक रुख अपनाएंगे, यानी कि आक्रामक रुख अपनाने की बात यूक्रेन भी कर रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बयान, अब ये देखना होगा कि इस घटना के बाद इस युद्ध की दिशा और दशा कैसे बदलती है, क्योंकि क्रेमलिन पर हमला हुआ है, क्रेमलिन यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है कि हमारे राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश यूक्रेन ने की है और उस पर यूक्रेन का ये जवाब आना कि हम जल्द ही आक्रामक रुख अपनाएंगे। रुबिंदर सचदेव, मैं आपसे समझना चाहूंगी कैसे अब इस युद्ध की दिशा और दशा को ये पूरा घटनाक्रम बदलेगा, क्योंकि दोनों ही देश अभी तक भी हार नहीं मान रहे। साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, फरवरी पिछले साल से ये युद्ध चलता चला जा रहा है और अपने अंजाम तक कब पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल पूरे विश्व के सामने खड़ा है। और आज की स्थिति क्या कहेंगे? मेरे विचार से ये युद्ध करीब 2-1 साल और चलेगा और तब जाकर के ये युद्ध रुक जाएगा। ओके, वो लंबे टर्म की बात है। पर अभी क्या होगा, देखिए अभी पुतिन क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी पूरी वॉर तो चल रही है, रशिया और क्या करेगा, 50-100 मिसाइल रोज और मारने शुरू करेगा। पर क्या कर सकते हैं पुतिन, शायद अभी तक देखिए रशिया ने कहा है कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, रशिया ने इसको वॉर नहीं कहा है। अब ऐसे में ये हो सकता है पुतिन कहें और रशियन लीडरशिप कहें ये तो अब वॉर है। अब अगर वॉर है तो वॉर के मायने क्या हैं? वॉर के मायने शायद ये कि इसके चलते वॉर डिक्लेयर हो गई, इसके चलते हो सकता है रशिया के अंदर ऑलरेडी टाइट कंट्रोल है, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाए, मास मोबिलाइजेशन और करी जाए, कुछ और कदम और उठाए जाएं,
परंतु ऑन द ग्राउंड जो इस समय जंग चल रही है, ईस्टर्न यूक्रेन, डोनबास में, साउथ में, एटसेट्रा में, वहां पे रशिया अपनी जितनी मिलिट्री, टैंक, मिसाइल्स और दागेगा। बट रशिया के पास ऑप्शंस कह नहीं सकते कैसी हैं जो कि कोई गेम चेंजर हो कि इस पूरी वॉर की स्थिति बदल दे, राइट? तो उसमें रशिया के पास शायद एक बचता है जिसमें ऑप्टिक्स है, पोजिशनिंग है कि अब स्पेशल ऑपरेशन नहीं, अब तो फुल फ्लेज वॉर है, पुतिन कहेंगे, क्योंकि देखो ये तो हमारे प्रेसिडेंशियल पैलेस पर ही अटैक कर रहे हैं। तो वो एक उसका पर फायदा उसको कन्वर्ट कैसे करेगा रशिया, पुतिन की वॉर अगर हो गई है तो इसमें जैसे मैं कह रहा हूं मार्शल लॉ, मोबिलाइजेशन और क्या क्या हो सकता है कह नहीं सकते, बट वो चीजें काफी हद तक ऑलरेडी हो रही हैं। तो रशिया के पास शायद ऑप्शन यही है कि ग्राइंडर जो उसका चल रहा है उस ग्राइंडर को और घुमाए और उधर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हम वॉर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सारी ऑप्टिक्स और इमेज का खेल भी खेल रहे हैं। पर अंदाजा ये है कि यूक्रेन के पास वेस्टर्न करीब 95% जो टैंक वगैरह कमिट किए थे ना पिछले 6 महीनों में, इन सब ने लेपोल्ड, एब्रम्स इत्यादि, 95% वो वेपन्स यूक्रेन के अंदर आ चुके हैं अब। तो यूक्रेन डेफिनेटली उनको इस्तेमाल ऑलरेडी कुछ कर रहा है या रिजर्व में रखा है और एक पूरा ऑफेंसिव चलाएगा तो ये वॉर और भीषण जाएगी। अभी के लिए फिलहाल में ये दिखता है। जी, कृष्ण मोहन मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और आपने बहुत लंबे वक्त तक इस पर रिपोर्टिंग भी की है। आप ये समझाइए कि सबसे पहले तो ये समझाइए कि रशिया किस आधार पर यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है, क्योंकि इस बात की कोई पुष्टि तो हुई नहीं है अभी तक, क्योंकि सिर्फ युद्ध चल रहा है, 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, इसलिए आप जानते हो कि यही हमारा दुश्मन है, ड्रोन आया है तो इन्होंने ही भेजा होगा। लेकिन यूक्रेन जिस तरह से बात कर रहा है, ज़ेलेंस्की का जो बयान आया है, आक्रामक रुख की वो बात कर रहे हैं, ये किस तरफ जा रहा है युद्ध? अब क्या यहां से तस्वीर बिगड़ती चली जाएगी? मल्लिका, युद्ध तो और घमासान होगा। वैसे अगर ये अटैक ना होता तो भी युद्ध को अभी भड़कना था, क्योंकि जैसा मैंने बताया पिछले साल जब लड़ाई शुरू की थी फरवरी में, उस समय सर्दियां थी, उसके बाद स्प्रिंग आई, समर में यानी गर्मियों में बहुत तेजी से ऑपरेशंस किए गए और जो जरूरत थी पुतिन की, यानी यूक्रेन को ब्लैक सी से काट देना और पूरा ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा जिसमें डोनबास, दोनेत्स्क, लुहांस्क, खार्किव, मारियोपोल होते हुए नीचे तक पहुंचने का हिस्सा जहां से क्रीमिया जुड़ता है, उसको अपने कब्जे में करना वो पुतिन ने कर लिया। सर्दियां आ गई, पुतिन ने अपनी सेना को विड्रॉ किया। वो टैक्टिकल विड्रॉल था ताकि उनकी सेना पूरे साल, पूरी सर्दियों की जो भयानक सर्दी है उस फ्रंट की, उससे बची रह सके। और उस दौरान पुतिन ने अपने मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार जारी रखे। अब वक्त आ गया है कि पुतिन दोबारा अपने ग्राउंड अटैक्स को तेज करेंगे। पुतिन अपने जितने भी आक्रामक दस्ते हैं, जो उनकी फ्रंट लाइन फाइटर्स है, उनको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पीछे कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें बदली हैं। खैरसों में फिर से यूक्रेनी सेना का दखल हुआ है, खार्किव पर भी उन्होंने हमले तेज किए हैं और उसके जवाब में लुहांस्क वगैरह में अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं पिछले 1 हफ्ते में। वहां की आबादी के आने जाने पर, मिलने पर वहां पे जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उनको एक्टिव किया गया है। यानी रूस पूरी तौर पर तैयारी में पहले से भी था। मौसम का इंतजार है कि जब बर्फ पिघल जाए, जब वहां पर सर्दी खत्म हो जाए, जमीनी लड़ाई की जा सके, तो इन ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जाए। मैं पिछले साल लगभग इसी वक्त में उस पूरे डोनबास के इलाके में था। ये मौसम अब आ जाता है कि जब उस मोर्चे पर बहुत अच्छे से जमीनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। पूरी सर्दियां पुतिन ने इंतजार किया है। उन्होंने उस चीज को भी बर्दाश्त किया जब नेटो कंट्रीज ने डायरेक्ट जो वेपन्स हैं, जैसे टैंक्स देना एक बहुत बड़ा कदम था और उस पर रूस ने बहुत ऐतराज जताया था। रूस इसको कभी हल्के में नहीं लेगा। और अभी तक यूक्रेन के पास जो भी टैंक्स पहुंचे उनकी तादाद बमुश्किल एक डिवीजन भी नहीं होगी मेरे ख्याल, टैंक्स भी नहीं पहुंच पाए होंगे अब तक जितने और उनके मुकाबले शिवांगी ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गई है और शिवांगी भी यूक्रेन गई थी और वहां से तबाही की तस्वीरें उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। शिवांगी, ये जो आज हम तस्वीरें देख रहे हैं क्रेमलिन से, ड्रोन अटैक वहां पर होता है। अब रूस और यूक्रेन लंबे वक्त से युद्ध लड़ रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। यहाँ पर रूस कह रहा है कि हम बदला लेंगे इसका, और यूक्रेन कह रहा है, ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान आया है कि आक्रामक रुख अपनाएंगे। अब क्या लग रहा है कि युद्ध यहां से कैसे आगे बढ़ेगा? क्या और हालात चिंताजनक बन जाएंगे? मैं लौटूंगी आपके पास शिवांगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हमले पर यूक्रेन का बयान आया है, क्रेमलिन पर हमले की कोई जानकारी नहीं।
तो यूक्रेन की तरफ से ये बयान आ चुका है। हमले पर यूक्रेन का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण, इसे आपको समझना होगा। क्रेमलिन पर हमले की कोई जानकारी नहीं है, यानी कि एक तरफ रूस आरोप लगा रहा है यूक्रेन पर कि यह हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने यह बताया है कि यूक्रेन ने बुधवार रात क्रेमलिन पर ड्रोन हमला किया और इसका मकसद राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करना था। यानी कि रूस की तरफ से यह बड़ा आरोप लगा है, लेकिन यूक्रेन का यह बयान सामने आया है कि इस हमले के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। शिवांगी, स्थिति आज यहां पहुंच चुकी है, जो आज हालात बने हुए हैं, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, यहां से युद्ध कैसे बदलेगा? देखिए मल्लिका, जिस तरह का हमला क्रेमलिन में हुआ ये अपने आप में कई सवाल तो खड़े करता है, लेकिन क्या ये हमला यूक्रेन की ओर से किया गया था और यूक्रेन क्या वाकई ऐसे हमलों के बाद इसकी जिम्मेदारी लेगा? वॉर जैसे सिचुएशन में ऐसा लगता नहीं। और देखिए स्टेटमेंट भी अब सामने आ गया है। यूक्रेन साफ तौर पर ये कहता हुआ नजर आया कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि इसके पहले भी जब बूचा में नरसंहार हुआ था यूक्रेन में, तब यूक्रेन ने लगातार रूस पर आरोप लगाए थे और रूस ने साफ तौर पर मना कर दिया था, कहा था कि ये हमारे द्वारा नहीं किया गया है। तो युद्ध के दौरान इस तरह की कई घटनाएं होती है। देखिए पूरा का पूरा जो युद्ध है वो अपने 15वें महीने में है और इस युद्ध पर कोई भी युद्ध विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप जेलेंस्की को ले लीजिए, राष्ट्रपति जो है यूक्रेन के, आज वो नॉर्डिक कंट्रीज के दौरे पर है, फिनलैंड में, हेलसिंकी में है और वहां पर वो उन तमाम देशों से मिल रहे हैं जहां से उनको और भी ज्यादा हथियारों की मदद मिलेगी। तो एक तरफ यूक्रेन अपने आप को इस युद्ध के दौरान मजबूत करता आया है और लगातार यूरोपीय देशों से वो मदद मांगता आया है। और पुतिन को लेकर ये जो आप देखिए कि जो सिनेरियो, जो तस्वीरें सामने आई हैं और सीधे तौर पर यूक्रेन पर ये कहीं ना कहीं कह दिया गया है, इल्जाम लगा दिया गया है कि उनकी ओर से ये किया गया है। ऐसे में बड़ी बात है, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात सुरक्षा में आखिर चूक कैसे हुई? अगर कीव की ओर से ये हमला किया गया था तो कैसे क्रेमलिन, जो कि सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है, अगर वहां पर इस तरह से ड्रोन अटैक्स होते हैं तो ये अपने आप में रूस की सुरक्षा सिस्टम पर भी बड़ा सवाल है। मल्लिका। बिल्कुल शिवांगी, और यही सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि ये सुरक्षा में चूक आखिर हुई तो हुई कैसे? रुबिंदर सिंह, आपसे बेहतर हमें ये समझा नहीं सकता कोई कि क्या ये वाकई एक बहुत बड़ा फेलियर है, ये सुरक्षा में चूक है, और वो भी रशिया जैसे देश से। इस तरह की उम्मीद कोई नहीं लगाता। क्या लगता है आपको इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? कहाँ चूक हुई है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी चूक है। इस चूक का एक कारण, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, शायद है एक, वो कारण तो है ही, पर वो कितना टोटल में रहा, वो कारण ये है कि दुनिया भर की सेनाओं की और हाई प्रोफाइल, लाइक व्हाइट हाउस भी आप कह लीजिए अमेरिका का, इनकी जो प्रोटेक्शन का सिस्टम है वो ओरिएंटेड है कि हवा में ऊंचे से कोई आसमान से एयरक्राफ्ट आएगा या मिसाइल आएगा उसको मारने का। तो जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ज्यादातर ओरिएंटेड हैं ऊंची हाइट्स की वेपन्स को टैकल करने में, डिटेक्ट करने में। हाँ, अब पिछले कुछ वर्षों से ड्रोन्स आए हैं तो कंट्रीज ने डेफिनेटली अपनी एंटी ड्रोन भी इंप्रूव कर ली है, पर किस हद तक करी है वो क्वेश्चन है। तो इस ड्रोन का अंदर आना एक इसको इंडिकेट करता है कि ये जो गैप है कि लो फ्लाइंग ड्रोन्स पेनिट्रेट कर सकते हैं रशिया की डिफेंसेस, ये क्लियर कट वो दर्शाता है। दूसरी बात देखिए, इस ड्रोन यूक्रेन को एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत है? भाई सबको पता है, या जो होगा तो यूक्रेन तो बैठ के कहेगा ना, जैसे शिवांगी जी भी अभी कह रही थी कि सबको पता है कि अगर ये हो रहा था कोई ना कोई जो भी है एंटी रशिया है वही तो ये कर रहा है। अब इसके रिस्पांस में रशिया एक चीज और कर सकता है शायद, वो ये कि ठीक है रशिया अपने मिसाइल मारे कीव के ऊपर, जेलेंस्की का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वो भी तो रशिया मैप कर सकता है। रशिया की अगर एबिलिटी हो तो जेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल कंपाउंड में मिसाइल्स मारे। एक चीज और आप देखेंगे इस पूरी वॉर में, रुबिंदर जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूं, मैं लौटूंगी आपके पास। रुबिंदर सचदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे 3 सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा, विशाल पांडे और शिवांगी ठाकुर इस खबर से जुड़ी हर अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताएं इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर, रूस से ये बड़ी खबर आई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर रूस से, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश क्या नाकाम हुई है? तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, पुतिन के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है।
इस ड्रोन अटैक के बाद, इस हमले के बाद जो जानकारी निकल कर आ रही है, तय समय पर ही होगी विक्ट्री डे परेड, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां वहां पर चल रही थी। बड़े स्तर पर वहां पर खास कार्यक्रम किए जाते हैं। इस खास मौके पर तय समय पर ही होगी विक्ट्री डे परेड। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुतिन के कार्यक्रम में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये अहम जानकारी, तय समय पर ही होगी विक्ट्री डे परेड। तो रूसी राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मॉस्को के क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति का ये आवास है जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। वहीं पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि जिस वक्त ये हमला हुआ वहां राष्ट्रपति पुतिन अपने सरकारी आवास पर नहीं थे। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। 2 ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। ड्रोन अटैक में रूसी राष्ट्रपति पूरी तरह से सुरक्षित हैं। रूस ने इस ड्रोन अटैक के लिए सीधे सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है और यूक्रेन का भी अब इस पर जवाब आ चुका है। यूक्रेन का कहना है कि हमें इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि अब हम आक्रामक रुख अपनाएंगे, तो वहीं रूस इस हमले के बाद ये कहता है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। एक बार फिर से मैं हमारे मेहमान रुबिंदर सचदेव जी का रुख करूंगी। डिफेंस एक्सपर्ट हैं और हमें खास जानकारी है वो इससे जुड़ी दे रहे हैं। रुबिंदर जी, सबसे पहले तो अब आप ये समझाइए कि किस आधार पर यूक्रेन को रशिया ब्लेम कर रहा है इस अटैक के लिए, क्योंकि यूक्रेन, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, कि वो मानेगा नहीं। अगर उसका हाथ हुआ भी तो वो खुलकर सामने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या आधार हो सकता है? सिर्फ यही कि युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच? जी हाँ, एक ही आधार है। और एक्चुअली ये जो ड्रोन की आज विजुअल्स आ रही हैं, पिछले हफ्ते 1 या 2 ड्रोन्स और आए और गिरे थे मॉस्को के ऊपर, जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, राइट? तो उस इन्वेस्टिगेशन में से रशिया को जो कुछ मिला होगा, या फिर सेकेंडली एज आप कह रही हैं एग्जैक्टली कि भाई इस समय क्रेमलिन के ऊपर अटैक करने की क्षमता किसकी हो सकती है, राइट? और किसको फायदा हो सकता है? वो केवल यूक्रेन और केवल यूक्रेन ही है। तो इस बूते पे रशिया डेफिनेटली कहेगा कि ये यूक्रेन ने है। और आज की दुनिया या कभी भी, क्या यूक्रेन सक्षम है? आपको लगता है कि यूक्रेन ये कदम उठाएगा? क्या ये उकसावे वाली कार्रवाई नहीं होगी रूस के खिलाफ? ये ग्रेट क्वेश्चन है। बट यस, देखिए, यूक्रेन तो धीरे धीरे रशिया को उकसाने का और रशिया पे टटोल रहा है एक तरह से। यूक्रेन, देखिए, यूक्रेन क्रीमिया में भी अटैक कर देता है ड्रोन से, फ्यूल डंप उड़ा दिया, टटोल रहा है। क्रीमिया की तरफ अभी उसकी क्षमता नहीं है पूरी आर्मी अपनी फोर्सेस के साथ जाने की, और अगर जाएगा भी तो रशिया से बहुत बड़ी जंग होगी। परंतु ड्रोन के द्वारा देखिए, उसने कल फ्यूल डंप उड़ा दिया पूरा इनका नेवल बेस के पास में, क्रीमिया में। तो इस तरह से यूक्रेन धीरे धीरे टटोल रहा है। और वेस्ट और अमेरिका और नेटो यूक्रेन को कुछ हद तक एनकरेज तो नहीं कर रहे, पर उसको लंबी रोप दे रहे हैं, लॉन्ग रोप दे रहे हैं। कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अव्वल तो वो यूक्रेन को रोक रहे हैं कि तो रशिया के साथ ऐसा मत करो कि रशिया बौखला के एक बड़ा कुछ और कर दे, राइट? बट एट द सेम टाइम वेस्टर्न, नेटो, अमेरिकन, यूक्रेन सब मिलके टटोल रहे हैं कि कहां हम रशिया को कितनी हद तक इफेक्ट कर सकते हैं और रशिया का रिस्पॉन्स क्या आएगा। तो ये उसी प्रोसेस में मैं देखता हूं। क्षमता की जो बात है, ठीक है, 600 किलोमीटर दूर से नहीं तो 50 किलोमीटर दूर से तो ऐसे ड्रोन, जैसे कि दुगिन की बेटी को मार दिया इन्होंने, राइट, यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने या जिसने भी, उसी तरह से रशिया के अंदर आए हुए स्पेशल फोर्सेस या जिस भी उसमें हो, वो ये कर सकते हैं। और इनको क्रेमलिन पे जरूरी नहीं है कि वही मैं कह रहा हूं कि ड्रोन ऐसा हो कि जो कि मेजरली क्रेमलिन को खत्म ही कर दे, नहीं। एज लॉन्ग एज एक ड्रोन वहां पहुंच गया, चाहे उसने 1 किलो का बम भी गिरा दिया क्रेमलिन के ऊपर, बहुत बड़ी बात है। रशिया की आंच पर धब्बा पड़ेगा। जी, आपने एक बहुत अहम बात यहाँ पर कही। कृष्णमोहन मिश्रा, आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये वाकई एक ऐसी कोशिश हो सकती है एक दूसरे की पेशेंस को टेस्ट करने की, यानी कि सब्र का इम्तिहान लेने की? क्या यूक्रेन वाकई सिर्फ ये भांपने की कोशिश कर रहा है कि रूस क्या अगला कदम उठाता है? मेरे ख्याल से इसमें यूक्रेन से ज्यादा हाथ दूसरे देशों का होगा। यूक्रेन उनके हाथ में सिर्फ एक पपेट होगा। और इस कार्रवाई में डीप स्टेट एक्टर्स हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। आप बहुत अच्छे से इतने दिनों से आप देख रही हैं, भारत पर जब भी कोई हमला होता है, आतंकवादी हमला होता है, भारत कहता है कि पाकिस्तान में बैठी ताकतों ने किया, पाकिस्तान फौरन डिनाइल भेजता है। लेकिन डीप स्टेट एक्टर्स होते हैं जिनकी दिलचस्पी होती है किसी खास वजह से, वो ऐसे काम करते रहते हैं।
रूस और यूक्रेन के युद्ध में दिलचस्पी किसकी है? इसमें दिलचस्पी नेटो कंट्रीज की है, इसमें दिलचस्पी अमेरिका की है। यूक्रेन उस पूरी की पूरी लड़ाई में एक मोहरा बना हुआ है अमेरिका और नेटो कंट्रीज का। नेटो कंट्रीज और अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बर्बादी यूक्रेन के शहरों में हो रही है, मारे यूक्रेनी लोग जा रहे हैं या मारे रूसी लोग जा रहे हैं। ये घटना जो आज क्रेमलिन के ऊपर ये ड्रोन के पहुंचने की हुई, ड्रोन का हमला हालांकि पूरी तौर पर कामयाब नहीं हुआ, उसको गिरा दिया गया, लेकिन वहां तक ड्रोन पहुंचना एक ये मैसेजिंग होती है। जब लाल किले के ऊपर भारत में हमला हुआ था तो उससे लाल किले के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे भारत की सुरक्षा को कोई खतरा होता, लेकिन लाल किले पर हमले ने कितनी सनसनी फैलाई थी आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और आपको ये भी याद होगा कि उसके बाद भारत ने क्या कदम उठाए थे। पुतिन को आप उससे और कई गुना ज्यादा मान सकती हैं, क्योंकि एक तो लड़ाई लगातार चल ही रही है जी। समर ऑफेंसिव का वक्त आ चुका है जी। लगातार उकसावे की कार्रवाइयां पिछले 5-6 महीने से पुतिन के लिए हो रही थी, जिनमें नेटो कंट्रीज द्वारा टैंक्स देना, सबसे स्लोवाकिया ने जो MiG-29 दिए वो उसने सोवियत संघ से खरीदे थे। उन सारी चीजों से रूस पुतिन लगातार गुस्से में आ रहे हैं, लगातार उनका जो रुख है वो कड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा पुतिन के लिए लड़ाई और ज्यादा मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि पुतिन को भी पूरी दुनिया में और अपने देश में भी लोगों को जवाब देना है। लेकिन अभी फिलहाल इस लड़ाई के थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। आशंका इस चीज की है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ये लड़ाई बहुत तेजी से भड़क भी सकती है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि ये लड़ाई अब बहुत तेजी से बढ़ सकती है। विशाल पांडे और शिवांगी ठाकुर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे दो सहयोगी और हैं, उनसे भी हम आगे जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से हम बता दें, ये बड़ी खबर है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं क्रेमलिन पर ये जो ड्रोन से हमला हुआ है, ये दिखाता है कि ये जो युद्ध जो साल भर से ऊपर चल रहा है ये अभी और तीव्र होगा। विशाल, आपका रुख करूंगी और ये आप दर्शकों को समझाइए कि अगर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो क्या इस वक्त यूक्रेन इतना केपेबल है कि अगर यहाँ से स्थिति खराब होती है, या जिस तरह से रूस अब एक तरह से ये कह रहा है साफ तौर पे कि हम बदला लेंगे, तो क्या जब वहां से हमला होगा क्या ये स्टैंड कर पाएंगे? क्या यूक्रेन की क्षमता इस वक्त उस तरह की है कि वो सामना कर पाएंगे रूस का? देखिए मल्लिका, यूक्रेन पिछले 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब से रूस के साथ युद्ध में है और यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं उनकी मौत भी हुई है, रूसी जो सैनिक हैं उनकी भी मौत हुई है। लेकिन ऐसी स्थिति में यूक्रेन के पास जो सपोर्ट मिल रहा है वो नेटो के जो सदस्य देश हैं उनकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, अमेरिका की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन लगातार ये कह भी रहा है कि वो रूस का मुकाबला करेगा, जो उसकी ज़मीन रूस के हिस्से में गई है उसको वापस लाने का प्रयास करेगा और उसके लिए वो आगे बढ़ेगा। लेकिन रूस भी किसी भी तरह से अब तक 1 साल से जो वक्त बीता है युद्ध का, बिल्कुल भी कहीं भी नरम पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रूस लगातार अपने आप को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और ऐसी स्थिति में भले ही रूस पर तमाम बंदिशें लगी हों, तमाम प्रतिबंध लगे हों अलग अलग देशों के द्वारा, लेकिन रूस फिर भी अपने आप को कहीं भी पीछे हटता हुआ इस मामले में दिख नहीं रहा है। अब जब क्रेमलिन पर हमले का प्रयास हुआ है, इसके बाद रूस बदला लेने की बात कर रहा है। अब ये बदला किस तरह का होगा, क्योंकि लड़ाई तो लगातार चली रही है, लेकिन जैसा कि कृष्ण मोहन जी बता रहे थे ये युद्ध और तेज हो सकता है, मिसाइल के हमले और तेज हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में जो रूस यूक्रेन का युद्ध है वो और ज्यादा निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल बार बार ये भी उठ रहा है कि रूस के सबसे सुरक्षित भवन क्रेमलिन तक ये ड्रोन कैसे पहुंच गए? क्या रूस के अंदर ही कुछ लोगों ने इस ड्रोन को उड़ाया और क्रेमलिन तक पहुंचाया? क्योंकि यूक्रेन से यहां तक ड्रोन आना क्रेमलिन तक, कई एयर डिफेंस सिस्टम होंगे उसकी पकड़ में आ सकता था। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल यूक्रेन इस चीज का खंडन करता हुआ नजर आ रहा है कि ये ड्रोन उसके द्वारा भेजे गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है
विशाल, जो अभी कृष्ण मोहन मिश्रा जी भी समझा रहे थे कि यहां से तो हमले और तेज होते चले जाएंगे, युद्ध की स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी, क्योंकि शिवांगी आप अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले यूक्रेन से लौटी हैं। यूक्रेन में तो हमने काफी सकारात्मक तस्वीरें आते देखी, ऐसा लग रहा था मानो वहां पर जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ऐसे में अगर ये युद्ध यहां से तेज हो गया तो सबसे ज्यादा नुकसान तो वहां पर जो आम जनता है उन्हीं का होगा। देखिए मल्लिका, साफ तौर पर युद्ध कहीं भी हो, कभी भी हो, जो नुकसान होता है वो आम जनता को ही होता है। और ये जो ड्रोन का हमला हुआ है उसमें 3 बड़ी बातें। क्या यूक्रेन ने ये किया है, क्या रशिया ने ये खुद करा के यूक्रेन पर ब्लेम डाला है, या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने यूक्रेन को इतना अब हम कहें मनोबल बढ़ा दिया है कि यूक्रेन ने ये ठान लिया है कि हम अटैक करेंगे। भरोसे की भी बात होती है। जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो यूक्रेन भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुंह ज़बानी बहुत लोग उन्हें ये कह रहे थे कि हम मदद करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये थी कि कोई भी हथियार देने को तैयार नहीं था। अब 15 महीने का वक्त हुआ है, 2 बार जब से युद्ध शुरू हुआ है यूक्रेन में जाकर आई हूँ। आपको बता दें, एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर चाहे कोई भी टेक्निक की बात करें, टेक्निकल चीज़ें की बात करें, यूक्रेन की जो सेना है पिछले 1 से 1.5 साल में इतनी ज़्यादा एडवांस हुई है, उन्होंने अपने आप को इतना अपग्रेड किया है जो शायद पिछले 1 दशक में भी नहीं किया गया हो, और ये युद्ध की वजह से ही हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि युद्ध की वजह से चाहे वो कोई भी देश हो, यूरोपियन कंट्रीज जहां से वो मदद मांग रहे हैं, अब अब्राम्स जो उन्होंने टैंक्स मांगे थे अमेरिका से, तो ट्रेनिंग के लिए यूक्रेन के जितने भी जो सैनिक थे वो भेजे गए थे। वहाँ पोलैंड आप देख लीजिए, वहाँ पर भी हमने देखा किस तरह से जो टैंक्स मांगे गए वहां पर भी इनके लोग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूक्रेनी सैनिक है वो भी तैयार हो रहे हैं। और रही बात युद्ध में कहीं भी कुछ भी होता है, ना तो कोई इसकी जिम्मेदारी लेता है और ना इस बात की कभी पुष्टि हो पाती है कि आखिर इसको किसने किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, यूक्रेन इस घटना के बाद भी क्या कह रहा है कि हम तैयार हैं। इसका ये मतलब है कि या तो ये यूक्रेन की ओर से किया गया है और यूक्रेन का मनोबल बहुत ऊंचा है, या तो उन्हें पता है कि हमने नहीं किया है, अगर कोई भी रूस की ओर से आक्रमण होगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। बिल्कुल जी, और दोनों ही देशों का स्टैंड एक तरह से साफ ही है कि ना झुकेंगे ना रुकेंगे। रुबिंदर सचदेव जी, आपसे मैं एक बात समझना चाहूंगी, जैसे कहावत होती है ना कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। क्या आपको लगता है कि ये युद्ध अब अपने अंतिम चरण में और चरम पर पहुंच चुका है, अब इसके बाद फाइनल असॉल्ट की तैयारी है, आर या पार की जंग? थैंक यू। मेरे ख्याल से युद्ध जिस हालात में, इसमें आर या पार की जंग में चाहे जूझेंगे दोनों, पर आर या पार का रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये वॉर जब भी रुकेगी, जिस भी हालात में, वो एक तरह का आप मान लीजिए फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब वो कब होगा कह नहीं सकते। मेरे अंदाजे से करीब अभी 2 साल लगेंगे। अव्वल ये अगले साल भर तक ऐसी चलती रहेगी वॉर। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, दोनों साइड की पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करेंगी, लड़ेंगी। अगर ट्रंप आ गया तो वो ज्यादा हल्ला करेगा कि ये वॉर रोको, इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। तो अगले साल के 6 महीने जनवरी फरवरी से लेकर नवंबर तक इसी कशमकश में अमेरिका के अंदर जाएंगे। जो भी प्रेसिडेंट अमेरिका का आएगा वो ऑलमोस्ट एक कमिट कर देगा। आप देखें जी। रुबिंदर जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस बीच ये बड़ी खबर बता दें, क्रेमलिन पर हमले से जुड़ी ये खबर है। पूरे मॉस्को में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। क्रेमलिन पर हमले में 2 ड्रोन शामिल थे, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पूरे मॉस्को में अब ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है, रोक लगा दी गई है। ये बड़ा हमला इसे माना जा रहा है और इसे एक टेरर अटैक की तरह रूस देख रहा है, और रूस ये साफ कह रहा है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा, और सीधे सीधे आरोप यूक्रेन पर मढ़ रहा है और ये कह रहा है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने की कोशिश की है, जिसे हमने नाकाम कर दिया, लेकिन इसका बदला लिया जाएगा। तो दूसरी तरफ यूक्रेन कह रहा है कि इस हमले के बारे में उन्हें कोई जानकारी है, ना उनका इस हमले से कोई लेना देना है। जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो इस तरह से सामने आकर जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। रविंदर जी, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं क्विकली कह रहा हूं, तो वॉर ऐसा होगा भी भड़केगी, माने भभकेगी, राइट। भभकने के बाद फिर थोड़ा रुक जाएगी या चलती रहेगी। जैसे पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट ये वॉर चल रही है, स्टेलमेट चल रहा है। तो ये वॉर इस तरह से भभकेगी, फिर वैसे चलती रहेगी अगले 6-9 महीने, साल इजीली। गेम चेंजर तब होगा जब अमेरिकन पॉलिटिक्स में, मुझे जो लगता है कि जो भी इलेक्शन कैंपेन करेंगे दोनों प्रेसिडेंट और अमेरिकी पब्लिक थक जाएगी कि हम इस वॉर में और पैसा नहीं डालना चाहते। एक बड़ा तबका ये कहेगा अमेरिका में, यूरोप में। नवंबर में जो भी प्रेसिडेंट आएगा अगले साल, वो मोरलेस से कमिट कर देगा, आप देखिएगा अपनी इलेक्शन के दौरान,
कि मैं यूक्रेन की वॉर को अब रोकूंगा। जैसे याद है अफगानिस्तान से बस बहुत हो गया, अब हम अफगानिस्तान में नहीं करेंगे। तो जब जनवरी ऑफ 25 में जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो फिर बातचीत शुरू करेगा और 6 महीने में आप देखिएगा, तभी मुझे लग रहा है अगले 2 साल में तब भी ये वॉर रुकेगी, ये वॉर खत्म नहीं होगी, पॉज हो जाएगी, फ्रोजन हो जाएगी। बड़ी बात आप रुबिंदर जी कह रहे हैं। ये कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे सहयोगी, उनसे भी समझ लेते हैं। रुबिंदर जी, जैसा बता रहे हैं कृष्ण मोहन मिश्रा कि ये युद्ध खत्म नहीं होगा, क्या इसकी वजह लगती है कि ये युद्ध अपने नतीजे तक पहुंच ही नहीं पा रहा है? और जैसे कि सर ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी 2 साल तक और चल सकता है युद्ध। देखिए, युद्ध कब खत्म होता है? जब 2 में से एक पक्ष या तो खत्म हो जाए या हार मान ले। और यहाँ पर ये दोनों ही, रूस और यूक्रेन दोनों ही हार मानेंगे नहीं। दोनों के ही अपने अलग अलग कारण है। रूस की वजह यह है कि रूस किसी भी हालत में जितना आगे बढ़ चुका है, जितना इन्वेस्टमेंट कर चुका है, उससे पीछे हटने का मतलब होता है पुतिन का इतिहास के कूड़ेदान में चले जाना, जो कि पुतिन कभी नहीं चाहेंगे। यूक्रेन क्यों नहीं मानेगा? यूक्रेन इसलिए नहीं मानेगा कि अमेरिका और नेटो कंट्रीज उसे मानने देंगे नहीं। जैसा सचदेव साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, आज से पहले भी ऐसा हुआ है। वियतनाम वॉर में ऐसा हुआ है, अफगानिस्तान के ऑपरेशन में ऐसा हुआ है, इराक के ऑपरेशन में ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने लंबे समय तक वहां पर काम किया और उसके बाद आखिरकार वहां पर जो दूसरी राजनीतिक पार्टी थी, विपक्षी पार्टी थी, उसने उस मुद्दे को, या वहां के लोगों ने, कई बार तो वहां पे लोग भी सड़कों पर आते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा दिन नहीं है कि व्हाइट हाउस के सामने लोग तख्तियां लेकर खड़ा होना शुरू हो जाए कि आखिरकार यूक्रेन को में पैसा क्यों झोंका जा रहा है, जबकि अमेरिका की खुद की वित्तीय हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, एक नया फ्रंट क्यों खोल लिया गया। तो ये स्थिति तभी आएगी जब अमेरिका अपना हाथ खींचेगा। अमेरिका हाथ खींचेगा, नेटो कंट्रीज अपने आप पीछे हट जाएंगे और उसके बाद जो जहां है वो वहीं रहेगा। पुतिन इसलिए खुश होंगे कि उनको जो यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा चाहिए था, जहां पर रूसी बोलने वाले लोग हैं, जो कि रूस की सुरक्षा के लिए जरूरी एक पट्टी है, जिससे यूक्रेन को ब्लैक सी में रोका जा सके, जिससे क्रीमिया को सुरक्षित बनाया जा सके, उसको रूस अपने आप में शामिल कर लेगा। या जैसे कि क्रीमिया के मामले में हुआ था कि पहले उसको एक स्वतंत्र देश बनाया गया और बाद में जनमत संग्रह करा के उसको शामिल किया गया, ऐसा ही यहाँ पर लुहांस्क और दोनेत्स्क के इलाकों में होगा। यूक्रेन बाकी बचे इलाकों में रहेगा। लेकिन इस स्थिति में अगले 5 महीनों में तो मुझे लड़ाई बहुत ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब दरअसल लड़ाई का मौसम है उस फ्रंट पर। यूरोप के में जो सबसे बढ़िया लड़ाई लड़ी जा सकती है, सबसे अच्छे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, वो इसी मौसम में किए जा सकते हैं। वो जो ग्रेट रशियन विंटर्स हैं वो बीत चुकी हैं, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर दोनों ही फंसे थे। अब बहुत अच्छा वक्त है कि जब जमीन पर अच्छी से लड़ाई की जा सके, और पुतिन इस मौके को जाने नहीं देंगे। क्रेमलिन पर अटैक जो है वो उसका एक बहुत ही तर्कसंगत बहाना होगा। पहले बहाना था कि अब वो टैंक और दूसरी चीजें वहां से आ रही हैं, MiG-29 आ रहा है, लेकिन अब तो इससे अच्छा बहाना मिल क्या सकता है कि क्रेमलिन पर अटैक हुआ है, इसलिए हम लड़ाई को और भड़का रहे हैं। लड़ाई और तेज होगी कम से कम अगले कुछ महीनों तक। जी विशाल, आपसे भी इस पर जानकारी चाहूंगी। जैसा कि कृष्ण मोहन जी बता रहे हैं कि अभी आने वाले 4-5 महीने हम देखेंगे कि लड़ाई और तेज होती चली जाएगी। उसका कारण ये है कि ये कंडीशन सूट करती हैं। क्या पिछले साल अगर हम याद करने की कोशिश करें, मई के महीने में, अप्रैल के महीने में, क्या इसी तरह से युद्ध अपने चरम पर था? क्या हमले बहुत तेज हो रहे थे और इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि ये वक्त इस साल भी इसी तरह से गुजरेगा? बिल्कुल मल्लिका, क्योंकि देखिए जैसा कि कृष्ण मोहन जी ने बताया कि गर्मियों में जो युद्ध है, जो लॉजिस्टिक्स है, जो तमाम चीज़ें हैं, वो पहुंचाना बहुत आसान रहता है अपनी सेना तक। तो इस वक्त ये कहा जा सकता है कि अगर इस युद्ध को और आक्रामक तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं पुतिन, तो ये उनके लिए काफ़ी मुफीद समय माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए दोनों ही देश, चाहे यूक्रेन या रूस, कोई भी अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोई भी अभी ऐसा आसार नहीं दिख रहा है कि युद्ध को कोई रोकने के लिए तैयार दिखाई पड़े। रूस का अपना दावा है, यूक्रेन का अपना दावा है, लेकिन क्रेमलिन पर जो ड्रोन हमले का ये प्रयास किया गया है, इसके बाद इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि रूस अपने हमले को, अपने आक्रमण को और अपने इस युद्ध को और ज्यादा तेज कर सकता है यूक्रेन के खिलाफ, और आने वाले दिनों में ये लड़ाई और ज्यादा तेज दिखाई पड़ सकती है। उधर यूक्रेन भी इस बात का दावा कर रहा है कि जो उसकी जमीन रूस ने ली है उसको वापस
लाने के लिए वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा और प्रयास करेगा उसे वापस लाने के लिए, क्योंकि यूक्रेन को नेटो देशों का समर्थन मिल रहा है, अमेरिका का समर्थन मिल रहा है, रूस यहाँ पर अपनी ताकत के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये युद्ध और लंबा चल सकता है और आक्रामक दिखाई पड़ सकता है। जी मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा जवाब मैं शिवांगी आपसे लेना चाहूंगी कि रूसी अधिकारियों ने तो इसे सुनियोजित आतंकवादी हमला बताया है और ये भी कहा है कि रूस के राष्ट्रपति की हत्या का ये एक प्रयास था, यानी कि ये आरोप बहुत बड़ा है। इस पर क्या लगता है कि यूक्रेन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण या कोई जवाब आएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति की हत्या का मामला है? साफ तौर पर मलिका, जो मेरा अनुभव है या वॉर जोन में जितनी भी मैंने रिपोर्टिंग की है, आपको मैं ये कह सकती हूँ कि पहली बात तो अगर यूक्रेन ने इस चीज़ को किया होगा, इस हमले को किया होगा, तो वो कभी नहीं स्वीकारेगा कि हमने इस हमले को अंजाम दिया है। दूसरी बात, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, वो तो सीधे सीधे नकार रहे हैं, सिरे से खारिज कर रहे हैं कि हमें इस पूरे मामले के बारे में जानकारी ही नहीं। तो अब ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि रूस तो अपनी ओर से आक्रमण हो सकता है, युद्ध में ये भी हो सकता है कि क्या पता रूस की कोई साजिश हो, रूस ने ये सब कुछ करने के बाद एक बार फिर से हमले यूक्रेन की तरफ तेज करने के लिए, खासकर यूरोपीय देश जो कि यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उनको संदेश देने के लिए एक बार फिर से आक्रमण तेज कर दे। क्योंकि चाहे अब्राम्स टैंक हो, चाहे लेपर्ड टैंक्स हो, लगातार हथियार के मामले में अगर हम देखें तो यूक्रेन अब बहुत पावरफुल होते जा रहा है। तो ऐसे में कुछ भी मुमकिन है। बिल्कुल, और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि यहां से ये युद्ध जरूर तेज होता हुआ नजर आएगा। रुबिंदर सचदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े, जरूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप तीनों सहयोगियों का, कृष्णमोहन मिश्रा, विशाल पांडे, शिवांगी ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।